हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। मधुमक्खी पालन को देखेंगे और इसकी बेसिक्स में देखेंगे कौन कौन सी जातियां होती हैं, साथ में इनका जो सामाजिक संरचना होती है वो भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। छोटा सा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, मधुमक्खी कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी हो है और जो स्वयं के बनाए हुए मोम की छत्ते में संग बनाकर रहता है। अगर आपको जटिल सामाजिक संरचना के बारे में बोला जाए तो एक तो मधुमक्खियों में देखी जाती है, उसी तरह से दीमक भी एक जटिल सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे ये स्वयं के बनाए हुए मोम की छत्तों में संग बनाकर रहते हैं, जिसमें एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। आगे भी हम इनके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अभी बेसिक्स देख लेते हैं कि एक छत्ते में इनकी सदस्य संख्या लगभग 20,000 से 50,000 तक होती है। छत्ते से शहद प्राप्त होता है जो बहुत पौष्टिक होता है। अब देखिए, भारतवर्ष में मधुमक्खियों की जो जातियां पाई जाती हैं उस पर अगर हम एक नजर डालें तो एक एपिस डॉर्सेटा है जिसे हम सारंग मधुमक्खी कहते हैं, एक एपिस इंडिका है जिसे हम भंवर मधुमक्खी कहते हैं, एक एपिस फ्लोरिया है जिसे छोटी मधुमक्खी कहते हैं, एपिस मेलिपोना जिसे डंपर मधुमक्खी कहते हैं और एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन मधुमक्खी कहते हैं। अब देखिए, इसमें सारंग मधुमक्खी कैसी होती है, माइग्रेटरी प्रकृति की होती है। वो कैसे माइग्रेट करना चाहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी चली जाती है, तो इस वजह से इनका पालन करना संभव नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में पालन होता है वो होता है आपकी एक तो एपिस इंडिका का और होता है आपके एपिस मेलिफेरा का। ठीक है, इन दोनों का सबसे ज्यादा पालन होता है। आगे आते हैं, देखिए सारंग मधुमक्खी कैसी है, माइग्रेटरी स्वभाव की है, इसलिए इसका पालन संभव नहीं है। छोटी और डंपर मधुमक्खी से शहद की कम मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए उसका भी पालन नहीं किया जाता। आपकी भंवर मधुमक्खी जिसे हम एपिस इंडिका बोल रहे थे और यूरोपियन मधुमक्खी जिसे हम एपिस मेलिफेरा बोल रहे थे, इनका कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो मधुमक्खियों की देख रेख, उनका पालन और उनका संवर्धन करना एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें सामाजिक इसका अगर संरचना देखें तो इसके एक छत्ते में अगर हम बात करें तो आपको तीन तरह के सदस्य देखे जाएंगे। एक तो रानी देखी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नर है, एक रानी है, रानी का आकार सबसे बड़ा है और एक यहाँ पे श्रमिक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तीन आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो देखिए, श्रमिक मादा और रानी मादा, ये दोनों मादा कैसे बनती हैं, ये अनिषेचित अंडे से इनका निर्माण होता है। सॉरी, रानी और श्रमिक मादा का किससे होगा, निषेचित अंडे से निर्माण होगा, फर्टिलाइज एग से, जबकि नर का निर्माण होता है अनफर्टिलाइज एग से। ठीक है, ये याद रखना है आपको, नर का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है, इसलिए कैसा होता है, इसमें गुणसूत्रों का सेट अगुणित रूप से पाया जाएगा, जबकि ये दोनों द्विगुणित होती हैं क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसके एग में हो गया है। अब हम रानी पे एक नजर डालते हैं तो देखिए, रानी छत्ते की प्रमुख मुखिया रानी ही होती है, जो एक विशेष गंधयुक्त श्रावण द्वारा छत्ते पर नियंत्रण करती है। ये 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका जन्म निषेचित अंडे से लार्वा अवस्था में श्रमिकों द्वारा निरंतर रॉयल जेली खिलाए जाने से होता है। जैसे ही आपके रॉयल जेली खिलाई जाएगी माता को, तो सबसे पहले जो रानी बनेगी वो वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी मुखिया हो जाएगी, बाकी रानी को वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यह छत्ते में समस्त मधुमक्खियों से आकार व लंबाई में बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है, मोम ग्रंथियां केवल आपके श्रमिक मादा में पाई जाती हैं। इसके पंख, मुखांग, डंक आदि कम विकसित होते हैं। अपने डंक का उपयोग यह प्रतिद्वंदी रानी को मारने में करती है। तो इसके जो पंख, मुखांग और डंक बहुत कम विकसित होते हैं तुलनात्मक रूप से अन्य के, जैसे श्रमिक में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं क्योंकि उसे बाहर जाना पड़ता है छत्ते से पोषण प्राप्त करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी श्रमिक पे ही दारोमदार होता है। इसके अपने डंक का उपयोग प्रतिद्वंदी रानी को मारने में करती है। अपने जीवन काल में यह रानी पुत्री होती है तब केवल एक बार ये न्यूपिटल फ्लाइट, जिसे मैथुनिक उड़ान कहते हैं, उसके लिए बहुत अधिक ऊंचाई पर जाती है। यानी कि एक बार ये छत्ते से बाहर जाएगी जनन के लिए, जिसे हम बोलते हैं न्यूपिटल फ्लाइट। ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम मैथुनिक उड़ान। ठीक है,
और जिसमें बहुत से नर पीछे छूट जाते हैं। शेष नर आपस में लड़ते हुए रानी का पीछा करते हैं। योग्य नर ही इसमें क्या कर पाता है, मैथुन कर पाता है। मैथुन क्रिया के पश्चात नर के शुक्राणुओं को मादा अपनी स्पर्मेथिका शुक्राणुधानी में एकत्रित कर लेती है, जिसे जीवन भर बाद में काम में लेती रहती है। यानी कि इसे जनन के लिए बार बार छत्ते से बाहर आने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में नेप्टल फ्लाइट करेगी, वहां पे लड़ाई होगी नरों के बीच में, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल होगा उसके साथ में रिप्रोडक्शन किया जाएगा, और इसके स्पर्म को रानी मधुमक्खी अपने स्पर्मेथिका शुक्राणुधानी में स्पर्म को इकट्ठी कर लेती है, और उसके बाद वो वापस से छत्ते में लौट आती है। छत्ते में बने विभिन्न नर श्रमिक और रानी कोष्ठों में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार वो अंडे देती रहती है, और उन अंडों को पोषण कौन देगा, श्रमिक देगा। यह छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है। इसका काम भोजन कौन देगा, श्रमिक देगा, और सुरक्षा भी श्रमिक कर रहे हैं। निषेचित अंडों से यह रानी पुत्रियां व श्रमिक और अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न करना इसके नियंत्रण में होता है। वृद्धावस्था में जब अंडे देना बंद कर देती है तो श्रमिक इसे छत्ते से बाहर करके छत्ते की शेष रानी पुत्रियों को रॉयल जेली खिलाने लगते हैं। तो इसका अब काम खत्म हो गया तो इसे छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसी वृद्धावस्था आएगी इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और ज्यादातर देखा जाता है कि 1 साल में ही इसे छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो शेष रानी पुत्रियां हैं उन्हें रॉयल जेली खिलाई जाएगी, और जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वो शेष रानी पुत्रियों को मारकर छत्ते की एकमात्र स्वामिनी बन जाती है। तो मार काट तो हर जगह है, सामाजिक संरचना में भी मार काट दिखाई दे रही है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन कौन सर्वाइव करेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन विल सर्वाइव। ठीक है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का नियम यही है। तो जो रानी सबसे पहले जन्म देगी वो दूसरी रानी पुत्रियों को खत्म कर देगी। उसके बाद में आते हैं नर, ड्रोन। अब देखिए इनका काम भी निषेचन का होता है। ये छत्ते के आकार के अनुसार इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। ये रानी से आकार में छोटे होते हैं। इनमें न तो पराग थैली पाई जाती है, न डंक पाया जाता है, न मोम ग्रंथियों का इनमें अभाव होता है। इनमें जनन तंत्र विकसित होता है। रानी के साथ मैथुन के अलावा ये कोई कार्य नहीं करते हैं, यानी बिल्कुल निठल्ले होते हैं। छत्ते में सबसे ज्यादा काम करती हैं श्रमिक माताएं। ठीक है, श्रमिकों द्वारा लाए भोजन पर ये निर्भर रहते हैं। ऋतु के अनुसार भोजन की कमी होने पर छत्ते से श्रमिक इन्हें बाहर निकाल देते हैं और भोजन के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे अगर ऋतु में अगर इन्हें आसपास अगर खाना नहीं मिल रहा है तो ये बाहर निकालने की भी क्षमता रखते हैं, नरों को बाहर निकाल देते हैं ताकि खाने के लिए जो पोषण है वो रानी को मिलता रहे, श्रमिक को मिलता रहे, क्योंकि इन दोनों की तो ज्यादा जरूरत है। ये तो जनन के समय जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, श्रमिक पे आ जाते हैं। अब देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली कम मिलती है, तो इन बच्चों को रॉयल जेली कम मिलती है, तो ये बेचारे खाना थोड़ा कम मिलता है, तो इस वजह से क्या बन जाते हैं, श्रमिक बन जाते हैं। और श्रमिक मधुमक्खियां आकार में छोटी होती हैं, उदर के अंतिम सिरे पर डंक और पेट के निचले हिस्से में इनमें मोम ग्रंथियां लिए हुए होती हैं। अब देखिए मोम ग्रंथियां केवल इन्हीं में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्रमिक मादा में ही मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके मुखांग चबाने, च्यूइंग और लैपिंग वाले होते हैं। मध्य और पिछली अंतिम जोड़ी टांगों पर ब्रुश के समान बाल, पिछली जोड़ी टांगों पर पराग थैली और अधिक संख्या में बाल होते हैं। यानी कि देखिए ये सब जो इसकी किया जा रहा है एडेप्टेशन, इसकी वजह से देखिए ब्रुश के समान बाल पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए इन मधुमक्खियों के द्वारा परागण बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, अब इनके कार्य देखें, कार्य देख लेते हैं। इनके कार्य हैं आसपास उपलब्ध स्थानों से मधु और परागकण को लाना। ठीक है, मधु क्या है, शहद, शहद का पर्यायवाची है। ठीक है, शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करते हैं। छत्ते में शिशुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। उदर के निचले खंडों से मोम को टांगों से छुड़ाकर मुंह द्वारा चबाकर लचीला बनाने के पश्चात छत्ता बनाते हैं। छत्ता बनाते हुए आप देखना कभी, तो वहां पे वो कैसे करते हैं, निचले जो खंड होते हैं वहां से मोम को टांगों से छुड़ाते हैं, मुंह द्वारा चबाकर लचीला बना के छत्ता बनाते हैं, छत्ते की मरम्मत करते हैं एकदम कारीगर जैसे।
श्रमिक मधुमक्खियां अपने कार्यों को दो भाग में बांट लेती हैं। पहला दल तो क्या करता है, मधु और पराग को खोजने का काम करता है। दूसरा दल उन्हें लाने वाला होता है। यानी एक का काम तो खोजने के लिए, क्योंकि ऊर्जा उतनी होती है तो छत्ते से बाहर एक काम तो करेगा, सर्च करेगा भोजन की यहाँ पर पराग कणों की। दूसरा दल होता है वो उन्हें वापस लेके आता है। अब ऐसे कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, जो वो भी हम देखेंगे, वो डांसिंग के द्वारा होता है। और वो डांसिंग के द्वारा ही एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे खाना है और यहाँ से लेके जाना है खाना। तो पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु और परागकणों का पता लग जाता है तो वो भोजन सामग्री शरीर पर चिपकाकर पुनः छत्ते पर लौटकर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती है, जिससे वैगल डांस कहते हैं। वैगल डांस होता है यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका भोजन का स्रोत है, यहाँ पे मान लीजिए भोजन का स्रोत है और सूर्य भी इसी दिशा में है, ठीक है। और यहां से एक मधुमक्खी आ रही है और तो मधुमक्खी सूर्य की दिशा में वैगल डांस करेगी, और यानी कि ये दिखा रही है 75 मीटर, 36 से 75 मीटर दूरी तक खाने का स्रोत है। और वो वैगल डांस कैसे करेगी, सूर्य की दिशा में करेगी, ऐसे गोल गोल, जिससे पता चल जाएगा कि सूर्य की दिशा में जाना है और 75 मीटर दूरी तक जाना है, तभी वो वैगल डांस कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और डांस दिखाया जाएगा। अब की बार दिखाया जाएगा गोल नृत्य करते हुए वह अपने उदर को दाएं बाएं हिलाते हुए पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए जब सीधी दिशा में चलती है तो भोजन का स्रोत उधर ही होता है। इस प्रकार की संचार प्रक्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को इसकी सूचना देती है। तो मधु लाने वाला दल मधु को छत्ते के कोष्ठों में भरने के पश्चात पंखों द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर इससे गाढ़ा भी कर देते हैं। तो जल को कैसे बाहर निकालेगा, उसके पास में पंखों से फड़फड़ाएगा और हवा से वो पानी सूख जाता है वहां पे। ठीक है, ओके। शहद कैसा होता है, शहद बलवर्धक होता है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला, मनुष्यों को पसंद आने वाला पदार्थ माना जाता है। प्राचीन काल से चले आ रहे परंपरागत तरीके से शहद इकट्ठा करने के लिए प्राय छत्ते का पता चलने पर इसके नीचे धुआं करके शरीर पर मोटे कपड़े लपेट कर छत्तों को तोड़कर उससे शहद निकाल लेते हैं। ऐसा करने से छत्ते में पल रहे मधुमक्खी के अंडे, लार्वा, प्यूपा व शिशु नष्ट हो जाते हैं। शहद में भी गंदगी आ जाती है। प्राकृतिक छत्ते में शहद हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग पर ही प्राप्त होता है, अतः उसे चाकू या प्लेट से अलग करके शेष छत्ते को जहां लगा हुआ है वहीं लगे रहने देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बताने की ट्राई की गई है कि ऊपरी भाग से आप शहद निकाल दीजिए, लार्वा जो शिशु वगैरह है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। अब देखिए यहाँ पे एक और डांस आया है। एक तो गोल नृत्य होता है और एक होता है टेल वैगिंग डांस। वो बता देता हूं मैं आपको। टेल वैगिंग डांस देखिए, टेल वैगिंग डांस बताता है 75 मीटर दूरी से जब ज्यादा भोजन का स्रोत हो दूरी पे, तो वहां पे वो 75 मीटर दूरी से ज्यादा होने पर टेल वैगिंग डांस होगा। और टेल वैगिंग डांस में जैसे मान लीजिए आपका भोजन यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, तो वो उधर के निचले वाले खंड को लेफ्ट और राइट करते हुए इस दिशा में जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। ऊर्ध्वाधर सूर्य की दिशा में है तो सूर्य की दिशा में है। अगर वो ऊर्ध्वाधर सूर्य की विपरीत दिशा में ऐसे गति कर रही है, और कैसे करेगी, उधर का जो निचले वाला खंड है उसी लेफ्ट और राइट करते हुए, तो वो दो में हिलाने वाला ये नृत्य है और इसे हम बोलते हैं टेल वैगिंग डांस। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी लिंक दे दूंगा जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे छत्ता अलग करने की हमने रेसिपी बता दी है, किस तरह से अलग कर सकते हैं आप। देखिए, कुछ दशकों से कृत्रिम छत्तों का विकास होने से आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास हुआ है। अतः राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और उत्तरी जहां पर फसलें, जलवायु, पेड़ पौधों का अनुकूलन है, वहां मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण भारत के ज्यादातर राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में बात करें तो इसका प्रशिक्षण केंद्र जयपुर शिवदासपुरा में स्थित है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रशिक्षण केंद्र राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र ज्योलिकोट जिला नैनीताल में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। मधुमक्खी पालन भारत के अधिकांश राज्यों में किया जाता है, परंतु सर्वाधिक जो शहद वो आपको मिलेगा बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश।
बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब हम कुछ थोड़ा सा छत्तों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है उसके बारे में। देखिए, इनका छत्ते में जो एक लकड़ी की बॉक्स नुमा संरचना होती है उसमें हम पालन करेंगे, जिसका एक हिस्सा दरवाजा जो होता है उसके समान खुलता और बंद होता है। यह बक्सा दो भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग जो होता है 1/4 उसमें आपके शहद रहता है, शहद का निर्माण होगा। 3/4 भाग में शिशु, श्रमिक या फिर आपके रानी और नर रहते हैं। तो ऊपरी भाग कैसा होगा, शहद वाला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, वो ये बॉक्स को हटा रहा है। यहाँ पे इस तरह से बक्से होते हैं। अब हम आ जाते हैं जो शहद का खंड कहलाता है। नीचे का 3/4 भाग होता है वो कैसा होता है, शिशुओं का होता है। दोनों भागों के बीच में एक जाली इस प्रकार लगी होती है कि उसकी छिद्रों से श्रमिक मधुमक्खियां ऊपरी खंड में जाकर शहद इकट्ठा कर सकें, परंतु रानी आकार में बड़ी होने से इस जाली में होकर नहीं जा सके। रानी ऊपर नहीं जा पाएगी। श्रमिक मधुमक्खियों का आकार छोटा है तो वो ऊपर वाले खंड में आसानी से चली जाती है, अन्यथा वह शहद वाले खंड में भी अंडे दे सकती है। जैसे मान लीजिए ये बक्सा है तो ऊपर वाला खंड ये है और नीचे वाला खंड 3/4 वाला ये है। तो यहाँ पे शिशु और श्रमिक रह रहे हैं और बीच में एक छिद्र मान लीजिए दोनों के बीच में, तो इसमें केवल श्रमिक मधुमक्खी ही जा पाएगी। रानी का आकार बड़ा होता है इसलिए वो ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, यह बक्सा पूरी तरह से बंद होता है। इसके पैदे में सिर्फ एक छेद होता है और उस पर भी जाली का आकार ऐसा होता है कि श्रमिक ही इस बक्से में आ जा सके, लेकिन रानी ऐसा नहीं कर पाती है। नीचे भी एक छेद है और उससे रानी अगर निकलने की ट्राई करेगी तो वो भी नहीं जा पाएगी, तो वहां से केवल श्रमिक ही निकल पाते हैं। बक्से के अंदर एक कृत्रिम छत्ता मोम की परत वाली धातु तथा प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, जिसमें षट्भुजाकार कोष्ठ होते हैं जो छत्ते के निर्माण हेतु आधार का कार्य करते हैं। इस प्रकार के छत्ते की प्लेटों को बक्से के ऊपर वाले खाली स्थानों पर इस प्रकार से उचित दूरी पर लगे होते हैं जिससे मधुमक्खियां समांतर लगे छत्तों को शहद से बढ़ सकें। तो यहाँ पे मोम की परतदार संरचना होती है, षट्भुजाकार कोष्ठ होते हैं जो छत्तों के निर्माण हेतु आधार का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे कुछ उपकरण हम देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से उपकरण चाहिए होते हैं। देखिए, जैसे सिर ढकने की जाली है, मच्छरदानी के कपड़े के समान जालीदार उपकरण होता है जिससे मुंह, सिर व गर्दन तक का भाग ढक जाए। रबर की दस्ताने हैं, डंक से बचने के लिए। धुआं यंत्र होता है, शहद की प्राप्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लोहे की चपटी प्लेट होती है, स्क्रैपर जिसे कहते हैं। बक्से के पैंदे को साफ करने के लिए लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है। चाकू होता है, इसे गर्म करके शहद की प्लेटों के कोष्ठक के ऊपर बने मोम निर्मित मुंह को स्पर्श करते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे उनके मुंह खुल जाए। शहद निकालने का उपकरण होता है, शहद से भरे हुए छत्तों को इसमें डालकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्ठकों से अपकेंद्रीय बल द्वारा शहद अलग हो जाता है और नल की टोंटी खोलकर शहद को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब इसके बारे में देखने के बाद में, कुछ उपकरण देखने के बाद में, अब प्राकृतिक छत्ते से पकड़कर कैसे पाला जाता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, किसी प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय रानी नर व श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्ते में छोड़कर इनके खाने के लिए कुछ दिनों तक शरबत रख देते हैं, और कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्र से लाकर भी इनको पाला जा सकता है। इनके प्रवास के दिनों में एक कपड़े की टोपी के अंदर शहद लगाकर टांग देते हैं। जब मधुमक्खियां इसमें आकर बैठती हैं तब इनको कृत्रिम छत्तों के बक्सों में छोड़ा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रवास कर रही हूँ, जिस टाइम पे प्रवास का समय होता है, उनका स्वार्मिंग का समय होता है, उस समय इन्हें कपड़े की टोपी के अंदर शहद लगाकर टांग देते हैं। जब मधुमक्खियां आ जाएंगी उसमें, तब उसे कृत्रिम बक्सों में छोड़ दिया जाता है। जो मधुमक्खी होती है उसे हर साल बदलना पड़ता है क्योंकि वो वृद्धावस्था में आ जाती है, अंडे देने की कैपेसिटी नहीं होती है। अतः पुरानी रानी को छत्ते से बाहर निकालकर नई रानी को उसी छत्ते का शहद लगाकर बक्से की शिशु खंड में छोड़ने से श्रमिक उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कृत्रिम रूप से पालन हो रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य ही सारे काम करेगा। जब वातावरण में ऋतु अनुसार पुष्पों की कमी दिखाई देती है तो इनको कृत्रिम भोजन यानी 2 भाग चीनी में 1 भाग पानी मिलाकर देना चाहिए एवं बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों के छिद्र के अलावा बंद ही रखना चाहिए, अन्यथा शहद और मोम खाने वाले कीट पक्षी इसके छत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां रखनी है। अब इनके देखिए कृषि में महत्व देखें। देखिए, हमने पहले बताया था श्रमिक जो मादा होती है उसके पश्च भाग में आपको क्या देती हैं, पुरुष नुमा संरचनाएं होती हैं, रोएदार होती हैं, और वो पराग थैली बनाती हैं, पोलन बास्केट बनाती हैं। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के
जायांग की नली से मधु प्राप्त करती है तो उस पुष्प के परागकण उसकी पिछली टांगों के बालों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बोला था पॉलिनेशन में बहुत हेल्प होती है उससे, क्योंकि इसके रोएदार बाल हैं तो दूसरे जब वो किसी पुष्प पे किसके लिए जाएगी, मकरंद या फिर शहद लेने जाएगी, तो वहां पे उसके परागकण इससे चिपक जाते हैं, तो जब वो दूसरे फूल पे जाते हैं तो वहां पे परागण हो जाएगा। इस प्रकार परागण क्रिया के पश्चात ही बीज का बनना संभव होता है। इस प्रकार से समस्त पृथ्वी के फल, वृक्ष, पुष्पीय पादप, सब्जियां, खाद्यान्न फसलों की परागण क्रिया में 80% हिस्सेदारी मधुमक्खियों की होती है। कई प्रकार के पौधों की पुष्पों की बनावट ही ऐसी होती है कि वे परागण क्रिया के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर होते हैं। देखिए एनिमोफिली है ये, एनिमोफिली में सबसे ज्यादा अगर आप देखें पुष्प जिसमें जंतु करेगा परागण, उसमें 80% कौन होती है, मधुमक्खियां होती हैं जो परागण करती हैं। दूसरा अगर आप देखें कार्य, एक तो पॉलिनेशन हो गया, दूसरा परागण क्रिया के अतिरिक्त मधुमक्खियों से एक लाभ होता है, यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग उन्नत किस्मों के बने होते हैं तो परागण क्रिया के साथ संकरण भी हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया से जो बीज प्राप्त होता है उसे संकर बीज भी कहते हैं। यह बीज अपने मात्र बीज से उन्नत किस्म का होता है। इस प्रकार से मधुमक्खियां नए उन्नत बीज भी प्राकृतिक रूप से प्रदान करती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पृथ्वी के जंतु जगत को भोजन की उपलब्धता के साथ यह उनको शहद और मोम भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, एक तो काम हो गया पॉलिनेशन, दूसरा काम हो गया शहद और मोम का निर्माण। ठीक है, अगला हो गया आपके संकरित बीज भी बना देते हैं। ठीक है, संकरित बीज भी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शहद होता है वो उत्तम क्वालिटी का, कैसा होता है, पौष्टिक होता है, बलवर्धक होता है और इसे दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने बेसिक कुछ आपको बताने की ट्राई की है। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। देखिए मधुमक्खी सामाजिक एवं लाभदायक कीट है। पृथ्वी पर परागण में मधुमक्खियों का सबसे ज्यादा योगदान है। यूरोपियन मधुमक्खियों का सबसे ज्यादा पालन किया जाता है। रानी अपने जीवन काल में केवल एक बार उड़ान भरती है। यह शुक्राणुओं को अपनी स्पर्मेटिका में भर लेती है जिन्हें वो जीवन भर काम में लेती है। निषेचित अंडों से रानी पुत्रियां और श्रमिक बनती हैं। अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं। नर मैथुन कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ मधुमक्खियां ही, श्रमिक मधुमक्खियां करेंगी, रानी नहीं करेगी। खोजी दल की श्रमिक मधुमक्खी वैगल नृत्य द्वारा, मैंने बताया था गोल गोल नृत्य द्वारा छत्ती की अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को शहद और परागणों की स्रोत की सूचना देती हैं। मधुमक्खी पालन अगर आप एपीकल्चर करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा आपको प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, जिससे आपके आर्थिक इकोनॉमी अच्छे से हो और आप उसका संवर्धन भी अच्छे से कर पाए। बाकी के अभ्यास आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स, आई विल बी मीटिंग यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।